अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आइमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और एक बिजनेस फाउंडर। अब तक आपके लिए इस चैनल पर ऐसी बिजनेस वीडियोस बनाई हैं जिनमें आप सीख सकते हैं कि 3,000 से 10,000 रुपये में कारोबार कैसे किया जाता है, चीज़ें कहाँ से ली जाती हैं, क्लाइंट्स को कैसे पहुँचाई जाती हैं और अच्छा मुनाफा कैसे बनाया जाता है। और इन तमाम बिजनेस आइडियाज़ को आपके लिए प्लेलिस्ट में शामिल करके चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल किया गया है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो कंपनीज इंटरनेशनली या पाकिस्तान में बिजनेस कर रही हैं वो किस प्रोडक्ट का और सर्विस का बिजनेस करती हैं और आप उसको स्मॉल स्केल लेवल पर कैसे बना सकते हैं पाकिस्तान में या किसी और मुल्क में। और इसी तरीके से हम ये भी देखते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ तरीके से आपको अर्निंग का मौका कैसे देती है, यानी आप पैसे अर्निंग कैसे कर सकते हैं। स्टॉक्स क्या होते हैं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्या है, गवर्नमेंट आपके पैसों को सेफ कैसे रखती है और किस तरीके से आप स्टॉक्स खरीदते हैं, आपका अकाउंट कैसे ओपन होता है, जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं उनके अकाउंट कैसे ओपन होते हैं, जो पाकिस्तान से बाहर लोग रहते हैं वो अपना अकाउंट स्टॉक्स के लिए PSX पे कैसे ओपन करवा सकते हैं, ब्रोकर्स क्या होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होते हैं। किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले, इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप तमाम लोगों को जो पाकिस्तान, क्योंकि PSX पर्टिकुलरली पाकिस्तानियों के लिए है, तो तमाम पाकिस्तानियों को ये बात जानना ज़रूरी है कि उनके लिए तमाम बेसिक नॉलेज जो है उनको पता होना चाहिए, उनको ये टर्मिनोलॉजीज़ का पता होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि उनके पैसे कहाँ लग रहे हैं और किस तरीके से, चाहे आप किसी फाइनेंशियल असिस्टेंट का कह लें इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपको आपके स्टॉक्स की नॉलेज होना ज़रूरी है। तो मैं आपको किसी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस प्रोवाइड नहीं करती हूँ और जो भी नॉलेज है वो आपको अपने लर्निंग एक्सपीरियंसेस से शेयर कर रही हूँ। इसी तरह आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है लो रिस्क स्टॉक्स इन PSX। यानी जो बिगिनर्स हैं या जो लोग लो रिस्क के साथ अपने स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो कैसे इन्वेस्ट करेंगे, ये होते क्या हैं, कैसे इनकी पहचान है और इनके फ़ायदे क्या होंगे। तो आज हम इस बारे में मुकम्मल डिटेल्स शेयर करने वाले हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि लो रिस्क स्टॉक्स होते क्या हैं। तो ये वो स्टॉक्स हैं जिनके रेट्स ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होते हैं, यानी प्राइस स्टेबिलिटी होती है इनकी। ये आम तौर पे स्टेडी रिटर्न्स देते हैं या तो डिविडेंड के फॉर्म में या स्लो ग्रोथ के थ्रू। इनके फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, कंपनी की रेपुटेशन मजबूत होती है और बिगिनर्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये ज़्यादा सेफ ऑप्शन होते हैं। अगर हम बात करें कि इनको चूज़ क्यों करना चाहिए, तो जो लो रिस्क स्टॉक्स होते हैं आपको बड़े नुकसान से बचाते हैं, ये रेगुलर डिविडेंड देते हैं जिससे इनकम आती रहती है, वेल्थ प्रिजर्व रहती है आपकी और नए इन्वेस्टर्स के लिए एक सेफ एंट्री पॉइंट होता है। और विद टाइम जब आप लो रिस्क स्टॉक से शुरू करते हैं तो आपको आहिस्ता आहिस्ता स्टॉक मार्केट की समझ आने लगती है, आपको प्राइस का अप डाउन होना समझ आता है, आपको अपर लॉक लोअर लॉक समझ आते हैं, आपको फाइनेंशियल रेशियो समझ आती हैं, आपको कंपनी के बिजनेस समझ आते हैं। तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता मीडियम रिस्क या कह लें कि हाई रिस्क स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करते हैं और फिर आपको पता होता है कि उन स्टॉक्स में आपने कब एंट्री लेनी है और कब एग्जिट लेना है। अगर हम बात करें कि इसके की फीचर्स क्या होते हैं, तो जो लो रिस्क स्टॉक्स हैं इनकी खसूसियात ये हैं कि इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बड़ा होता है, यानी इनको फाइंड करने का तरीका ये है कि जो मार्केट कैप जिन कंपनीज का लार्ज होगा वो बिग कंपनीज, वो बिग प्लेयर्स जो है मार्केट के, वो लो रिस्क स्टॉक्स होते हैं। इनका जो डिविडेंड हिस्ट्री है वो कंसिस्टेंट होता है। इसी तरह EPS यानी अर्निंग पर शेयर जो है वो स्टेबल होती है इनकी, वो आप ओवर द एयर देख सकते हैं कि इनकी अर्निंग पर शेयर क्या रही है, तो उससे भी आपको अंदाज़ा हो जाता है। इनमें जो ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है वो ज़्यादा है, यानी लोगों का ट्रस्ट जो है इसमें वो ज़्यादा है और इसमें एंट्री लेना एग्जिट करना आसान होता है, क्योंकि जितने ज़्यादा बायर्स और सेलर्स होंगे उतना ही आपके लिए आसानी होगी आप किसी स्टॉक को बेच सकें राइट टाइम पे या ख़रीद सकें। और इसी तरह ये मोस्टली जो लो रिस्क स्टॉक्स होते हैं वो शरिया कॉम्प्लाइंट होते हैं, तो यानी कि इन्होंने लोन्स कम लिए रखे होते हैं। इनकी जो नॉन शरिया कॉम्प्लाइंट इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनमें जो इन्वेस्टमेंट है वो 5% से कम होती है और वो हमने आपके साथ मुकम्मल डिटेल्स शेयर कर रखी हैं आपने, और हमने PSX का मुकम्मल डॉक्यूमेंट पढ़ा कि जो KMI 30 के डॉक्यूमेंट्स थे हमने वो पढ़े, वो कैसे बनती हैं, वो कंपनीज के लिए जो रेशोज़ डिसाइड होती हैं वो क्या हैं और उनसे आपको कैसे पता चलता है उन रेशियोज़ को देख के कि ये कंपनीज जो है वो शरिया कॉम्प्लाइंट है और ये नहीं। अगर आप चाहते हैं कि हम उसमें से उस पर्टिकुलर पोर्शन को लाजमी दोबारा डिस्कस करें जिसमें हम ये देखें कि सारी कंपनीज जो मौजूद हैं उनमें से कौन कौन सी शरिया कॉम्प्लाइंट हुई और कौन कौन सी नहीं है और जो नहीं है वो किस वजह से नहीं है, तो उस पर भी हम आपके साथ डिस्कशन कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि टाइप ऑफ लो रिस्क स्टॉक्स कौन कौन से हैं, तो वो आपके सामने कुछ मेजर कैटेगरीज ये हैं।
जिनमें आ जाते हैं ब्लू चिप स्टॉक्स। अगर आप चाहेंगे तो इन सब के ऊपर मैं अलग अलग भी आपके लिए कह लें कि एक लॉन्ग वीडियो लेंगी जिसमें हम इन तमाम कंपनीज़ को अलग अलग डिस्कस करेंगे कि क्यों हम इनको इन कैटेगरीज के अंदर लिस्ट डाउन करते हैं। अच्छा, डिविडेंड स्टॉक के हवाले से हमने पीएसएक्स के डॉक्यूमेंट को रीड किया कि पीएसएक्स खुद कैसे आपको बताता है कि ये डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हैं और उनमें शरिया कॉम्प्लाइंट स्टॉक कौन से हैं और इसके अलावा आप उनसे बेनिफिट कैसे हासिल कर सकते हैं। इसके ऊपर हमने बहुत सारी वीडियोस डिविडेंड के ऊपर ऑलरेडी कवर की हुई हैं। अच्छा, अगर हम बात करें कि जो ब्लू चिप स्टॉक्स हैं तो ये मार्केट के बड़े प्लेयर्स होते हैं, मोस्टली बड़ी कंपनीज हैं जिनमें मोस्टली ओजीडीसी, एचयूबीसी, मिज़ान बैंक, ये मैंने 3 अलग सेक्टर्स से आपके लिए एग्जांपल रखी है। इसी तरह अगर हम डिविडेंड स्टॉक्स की बात करें तो ये वो कंपनीज हैं जो हमेशा डिविडेंड देती रहती हैं। इनमें पीएसओ भी आ जाता है, इनमें सीरियल भी आ जाता है और इसमें कह लें कि और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इसमें इवन के मारी एनर्जीज भी आ सकता है और ओजीडीसी भी आ जाता है। ये सब कंपनीज, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कोई कंपनी ब्लू चिप स्टॉक है तो वो डिविडेंड स्टॉक नहीं होगी, वो हो सकती है और ये उसका बेनिफिट भी हो सकता है। और अगर हम बात करें यूटिलिटीज़ और एनर्जी सेक्टर की तो उसमें एचयूबीसी एक बड़ा नाम है, इसी तरह से जो कैप्को है वो एक बड़ा नाम है। और इसी तरह अगर हम इस्लामिक और शरिया कॉम्प्लाइंट ईटीएफ्स की बात करें तो उसमें फिर आपके पास डाइवर्सिफाइड ईटीएफ मोस्टली 8 से 9 आपके पास अवेलेबल हैं, जिनमें से 2 ईटीएफ जो हैं वो आपके पास शरिया कॉम्प्लाइंट हैं। एक मिज़ान ईटीएफ है और दूसरा जो है वो महाना इस्लामिक ईटीएफ है। मिज़ान ईटीएफ को जो है मिज़ान मैनेजमेंट कंपनी मैनेज करती है और महाना इस्लामिक ईटीएफ को जीएस बैंक मैनेज कर रहा है। सो इस तरीके से ये आपके पास 2 कंपनीज मौजूद हैं। और इसमें जो मिज़ान ईटीएफ है वो तकरीबन हमने ईटीएफ्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिटेल ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। सो मैं आज की वीडियो में उस तरफ नहीं जाऊंगी ताकि हम टू द पॉइंट रहें। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम उस तरफ इंशाअल्लाह डिस्कशन को अगली वीडियोज़ में ले जाएंगे। अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स की कुछ आपके साथ, तो मिसाल के तौर पे जो ओजीडीसी है जो एक ऑयल एंड गैस की बड़ी कंपनी है और हाई वॉल्यूम पे ट्रेड होती है, तो ये एक अच्छा लो रिस्क स्टॉक समझा जाता है। अगर हम एचयूबीसी की बात करें तो ये स्टेबल डिविडेंड्स देती आ रही है। मिज़ान बैंक की बात करें तो इवन इसने पिछले सालों से काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाई है। इस्लामिक शरिया बैंकिंग की तरफ इसका पूरा कह लें सिस्टम है, ये डिविडेंड भी बहुत अच्छा देती है, इसका कैपिटल गेन भी बहुत अच्छा जा रहा है। सो ये एक स्टडी ग्रोथ की तरफ मूव कर रही है। इसी तरह अगर हम बात करें एंग्रो की तो ये एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस रखता है, इसके फंडामेंटल्स कंपनी के स्ट्रॉन्ग हैं और शरिया कॉम्प्लाइंट भी है। अगर हम बात करें रिस्क फैक्टर्स, क्या वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं? तो बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाते हैं, लो रिस्क, इसीलिए हमने नो रिस्क नहीं लिखा, लो रिस्क रखा है। अब ये हमें बात याद रखनी है कि मार्केट में जब भी आप अपने पैसे लगा रहे हैं और जब भी आप इस्लामिक बेस इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये कोई इंटरेस्ट बेस सूद नहीं है कि किसी को मुनाफा हो या ना हो वो आपको पैसे दे। ऑब्वियसली यहाँ पे मुनाफा भी होगा, यहाँ पे नुकसान भी हो सकता है, लेकिन नुकसान होने के चांसेस कम होते हैं क्योंकि इन कंपनीज ने और ओवर द ईयर्स बिजनेस ऑटोमेशन पे आ चुका होता है और वो चीज़ें बिकनी ही बिकनी हैं। और कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं जिनमें आपको पता ही होता है कि वो मुल्क की इकोनॉमी को चला रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनकी सेल्स तो होनी ही है, जिसकी वजह से मुल्क चल रहा है। तो जब तक मुल्क चल रहा है तब तक उनकी सेल्स होनी है और जब सेल्स होनी है तो आपका प्रॉफिट आना है। सो कुछ इस तरह के रिस्क के इसमें कह लें कि जो फैक्टर्स हैं वो इन्वॉल्व हैं। जो रिस्क इन पर्टिकुलर लो रिस्क के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं वो ये हैं कि मार्केट अप डाउन हो सकती है, पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल जो कह लें कि इंस्टेबिलिटी है वो अटैक कर सकती है किसी पॉइंट पे, या कोई सेक्टर वाइज जो रिस्क है ऑयल प्राइस का या किसी पॉलिसी का या रेगुलेशन का वो इम्पैक्ट कर सकता है। और इंशाअल्लाह मैं जल्द आपके लिए सेक्टर वाइज भी एक वीडियो लानी है जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर हमने बैंक सेक्टर को देखना है या हमने अगर ऑयल एंड गैस सेक्टर को देखना है तो उससे रेलेवेंट कौन कौन सी पॉलिसीज़ को फिर हमने देखना है और कौन कौन से फैक्टर्स को देखना है, जिससे हमें ये पता चलेगा कि अगर ये न्यूज़ आई है तो ये किस सेक्टर को जाके डैमेज कर सकती है या किस सेक्टर को जाके फ़ायदा पहुँचा सकती है। सो इंशाअल्लाह वो भी आपके लिए अच्छी वीडियोज़ लानी है। और अगर हम बात करें कि हमने इनको आइडेंटिफाई करने के लिए अपनी चेकलिस्ट कैसे बनानी है, तो आपने इस तरह से कुछ एक चेकलिस्ट बनानी है अपनी। आपने देखना है कि जो स्टॉक आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसकी डिविडेंड हिस्ट्री क्या है, क्या वो स्टेबल पे आउट्स देती आ रही है। अगर देती आ रही है तो ऑब्वियसली वो फिर एक सेफर स्टॉक है। अगर बात करें कि इसमें बहुत बार ये भी होता है कि कुछ कंपनीज 2 साल कंटिन्यूस डिविडेंड देती हैं, फिर 1 साल नहीं देती हैं, फिर 2 साल देती हैं। सो ये आपकी चॉइस पे कि आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं। आपने कंपनी के ईपीएस ग्रोथ को रिव्यू करना है, आपने इसी तरह से उसके डेली का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है उसको ओवर द ईयर्स देखना है। इसी तरह से जो प्राइस की वॉलेटिलिटी है
उसको 5 ईयर की फ्लक्चुएशंस को अंदर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि 5 ईयर में इस कंपनी ने इंक्रीज़ किया है अपने बेनिफिट्स को या नहीं किया। इसी तरह आपने ये देखना है कि वो कंपनी शरिया कॉम्प्लाइंट है या नहीं। सो इस तरह आप जो है वो लो रिस्क स्टॉक की जो अपनी चेक लिस्ट है वो कंफर्म कर लेते हैं। और जब आपके कोई एक स्टॉक जब आप उठाते हैं, किसी एक कंपनी को उठाते हैं और उसको आप इस चेक लिस्ट से गुजारते हैं, तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी कंपनी ने कितने पॉइंट्स हासिल किए हैं। जितने पॉइंट्स आपकी कंपनी ने हासिल किए हैं उस हिसाब से आप उसको कह लें कि ख़रीदना चाहें या ना ख़रीदना चाहें, वो आपका पर्सनल डिसीजन हो जाएगा। अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की, इसमें कि अब आपने एक कंपनी देख ली जो लो रिस्क स्टॉक है, अब आपने उसमें इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी क्या रखनी होगी। तो इनमें इन्वेस्ट करने की स्ट्रेटजी ये कि इनको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जाता है, यानी बाज़ लोग इनको सालों तक होल्ड करके रखते हैं, क्योंकि और इनका जो डिविडेंड होता है उसको री इन्वेस्ट भी करते हैं, ताकि उनका जो डिविडेंड जब री इन्वेस्ट होता है तो वो कंपाउंडिंग की तरफ चला जाता है और ज़्यादा बेनिफिट्स हासिल होते हैं। और बहुत सारे लोग डाइवर्सिफिकेशन करते हैं इस तरह के स्टॉक्स के साथ, ताकि जो रिस्क फैक्टर है वो ओवर द सेक्टर्स जो है वो मज़ीद डिवाइड हो जाए। और जो लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमने किस सेक्टर को चूज़ करना है और उन्हें अंदाज़ा नहीं हो रहा, तो फिर उनके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है कि वो म्यूचुअल फंड्स की तरफ मूव कर जाएं। अगर म्यूचुअल फंड्स की तरफ मूव नहीं करना तो फिर वो ETFs का ऑप्शन ले सकते हैं, जहाँ पे वो इस्लामिक ETF जो हैं उनको बाय करते हैं। जो इस्लामिक ETFs ने ऑलरेडी आपके लिए ये तमाम स्टॉक्स जो हैं वो ख़रीद रखे हैं। अगर आप चाहें तो आप ETF वाली वीडियो जाके देख सकते हैं, उसमें हमने ब्रीफली डिस्कस किया है। मीज़ान ETF वाली वीडियो देख सकते हैं कि वो स्टॉक्स कैसे हैं, किस तरीके से आपको बेनिफिट देते हैं और वो आपको डिविडेंड किस तरीके से देते हैं, वो सारी चीज़ें आपके लिए चैनल पर अवेलेबल हैं। अगर हम बात करें कि हमें लो रिस्क जो स्टॉक्स हैं ये ख़रीदने भी चाहिए या नहीं, तो देखें बात दरअसल ये स्टॉक्स उन लोगों के लिए बेस्ट हैं जो नए इन्वेस्टर्स हैं, जो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। अब इसमें कोई कह लें कि गलत बात नहीं है, क्योंकि देखें हर शख्स को अपनी पोर्टफोलियो लो रिस्क, मीडियम रिस्क और हाई रिस्क रखनी चाहिए। अगर वो कम्प्लीटली हाई रिस्क पे रख रहे हैं और किसी टाइम पे वो उसकी वॉलेटिलिटी के अकॉर्डिंगली मूव नहीं कर पाए मार्केट में, तो ऑब्वियसली उनको डैमेज भी उतना ज़्यादा ही होगा। तो आपको अपनी पोर्टफोलियो इस वे में भी डाइवर्सिफाई करनी चाहिए कि आपकी पोर्टफोलियो में कुछ स्टॉक्स जो हैं वो लो रिस्क होने चाहिए, कुछ मीडियम बेस होने चाहिए और कुछ हाई रिस्क होने चाहिए। हाई रिस्क में मोस्टली वही होते हैं जो आपने 2-3 मंथ्स के लिए स्विंग करने होते हैं, और वो इसलिए होते हैं ताकि आपके जो ओवरऑल बल्क में आपने बाकी स्टॉक्स खरीद रखे हैं, अगर उनमें किसी किस्म का आपको लॉस बर्दाश्त करना पड़ रहा है और फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, तो वो आप वहाँ से एवरेजिंग कर रहे होते हैं। तो आप पर्टिकुलर स्टॉक में भी एवरेज कर सकते हैं और पूरे के पूरे पोर्टफोलियो में भी कुछ स्टॉक्स के ज़रिए एवरेजिंग करते हैं। तो अगर हम बात करें कि इसके बेनिफिट्स और लिमिटेशंस क्या आ जाती हैं, तो बेनिफिट्स में यही है कि ये कम वोलेटाइल होते हैं, रेगुलर डिविडेंड देते हैं। अगर आप मुझसे ये पूछना चाहें कि हम वोलेटाइल स्टॉक्स कैसे देखते हैं कि कोई स्टॉक वोलेटाइल है या नहीं, तो मैं इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगी जिसमें हम ये देख सकेंगे कि किसी भी कंपनी को हमें ये कैसे पता चलता है ये कंपनी वोलेटाइल है या ये कंपनी स्टेबल है। तो वो आप मुझे मेंशन कर दीजिएगा, अदरवाइज फिर हम आगे टॉपिक्स पर मूव कर जाएंगे। रेगुलर डिविडेंड इनकम देखिएगा, लॉन्ग टर्म के लिए उस कंपनी के बिजनेस को देखिएगा। जो लिमिटेशंस हैं वो ऑब्वियसली यही आ जाती हैं कि इनके रिटर्न्स बाज़-औक़ात उतने ज़्यादा नहीं होते जितने हाई रिस्क स्टॉक्स के होते हैं, और वो लगते भी बहुत अट्रैक्टिव हैं, लेकिन फिर हाई रिस्क हैं तो ऑब्वियसली लॉस भी उतना बड़ा हो सकता है। और ये स्लोअर मूव करते हैं, लेकिन जब मूव करते हैं तो वो आपको लॉन्ग रन में बहुत अच्छा बेनिफिट दे देते हैं। तो अगर हम आज की वीडियो के की टेकअवेज की बात करें, तो जो लो रिस्क स्टॉक्स होते हैं ये सेफर हैं, स्टेबल हैं, डिविडेंड पेइंग कंपनीज इनमें शामिल होती हैं। ये आइडियल हैं किसी भी बिगिनर, मीडियम बिगिनर और कह लें कि जिन लोगों में पेशेंस है उन इन्वेस्टर्स के लिए। और ऑब्वियसली ये आप अपनी पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं, आपने हॉट पेन स्टॉक्स की तरफ मूव नहीं करना होता, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होते हैं। और पाकिस्तान में मोस्टली लोग जो है वो ब्लू चिप, डिविडेंड पेइंग और शरिया कॉम्प्लाइंट के साथ अपनी पोर्टफोलियो बनाते हैं, तो उनके लिए ये स्टॉक्स बहुत अच्छे हो सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, आपके जो सवालात हैं आप वो पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर, कॉन्सेप्ट के ऊपर वीडियो लाएं, तो वो भी आप मुझे मेंशन कर सकते हैं। आज के लिए मैं लेती हूँ अलविदा, मुझे दुआ में रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।